नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सर सीवी रमन टैलेंट टेस्ट में भाग लिए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि फिर से मैं उनके लिए क्वेश्चनों का भंडार लेकर आ गया हूं। गाइस, मैं इस वीडियो में आपको कुछ यानी कि 50 से 60 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें से कुछ क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में सीधे ही पूछ दिए जाएंगे, तो और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिनको थोड़ा इधर उधर घुमा कर दिया जाए। तो ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप उस क्वेश्चन को किस व्यू से लिए हैं और उसका सही आंसर आप टिक आउट कर पाते हैं कि नहीं। वैसे ये कुछ क्वेश्चन हैं जो लगभग सभी कंपटीशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहें तो ये इधर उधर करके पूछे ही जाते हैं लगभग हर साल। और मैं इसमें से भी आपको जो आपके एग्जाम के लिए VVI है यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप उस पर जरा अधिक दिमाग लगाएं और उसको याद ही कर लें। तो चलिए अब आपका हम विदाउट समय वेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चन अभी मैं फिजिक्स का लाया हूँ, इसके बाद मैं केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी का क्वेश्चन लाऊंगा। आप धैर्य बनाकर क्वेश्चन को समझिए और जो समझ में नहीं आता उसे याद कर लीजिए। मैं कहता हूँ ना, याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम से लड़ जाएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है? मैं आपको बता दूं कि ये तरंग है ना, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये दो प्रकार की तरंग होती हैं, एक होती है अनुप्रस्थ तरंग और एक होती है अनुदैर्ध्य तरंग। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अनुप्रस्थ तरंग के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि लाइट आपको किसी भी मीडियम में ले जाए वो विदाउट मीडियम के ही एक दूसरे से दूसरे और पार आसानी से कर जाएगी। लेकिन ध्वनि है, आप कांच रख दीजिए, ये पार नहीं होगी। तो ये कौन सी तरंग हो जाएगी? ये आपकी तरंग हो जाएगी अनुदैर्ध्य तरंग। और यही हम प्रकाश की बात करें तो ये तरंग आपकी हो जाएगी अनुप्रस्थ तरंग। तो इसको दिमाग में रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसी माध्यम में, एक मिनट रुक जाइए, किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरण के साथ संचरित होती हैं। क्या संचरित होती है जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरण के साथ संचरित होती है। तो ये संचरित होती है आपकी ऊर्जा, पदार्थ एवं संवेग, ये तीनों संचरित होती है माध्यम में अनुप्रस्थ के अनुदैर्ध्य के साथ संचरण के साथ। तो ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको देख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता दे रहा हूँ और उसको आप अच्छी तरीके से समझिएगा। अब ये लीजिए, ये क्वेश्चन है कि किसी अनुप्रस्थ तरंग में शामिल होती हैं, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग में कौन शामिल होते हैं यही आपको बताना है। तो इसमें जो शामिल होती हैं ये याद रखिएगा, केवल गर्त शामिल होती हैं, केवल गर्त। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि किसी अनुदैर्ध्य तरंग में शामिल होती हैं, किसी अनुदैर्ध्य तरंग में शामिल होती हैं। इसमें जो शामिल होती हैं वो विरलन, यानी कि विरल उसको कहते हैं, जो रेयर समझते ही हैं। जो बच्चे क्लास 9 में उसको समझ में अच्छी तरीके से संपीड़न यानी कि कंप्रेस जिसको कर दिया जाए, ये तरंगे जो होती हैं वो विरलन होती हैं एवं कंप्रेसिबल होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विरलन एवं संपीड़न। पांचवा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम के लिए हमारे ख्याल से इस साल के लिए तो VVI है, तो इसे आप पूरा अच्छी तरीके से दिमाग अपने माइंडसेट में बैठा लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आसान है कि रहेगा। क्वेश्चन ये है कि सितार का तार खींचने में तार में उत्पन्न तरंग कौन है? सितार का तार खींचने में, यानी कि आप सितार तो देख लीजिए या गिटार कहे तो वो जो हिलाते हैं तो वो तरंग उत्पन्न होती है, तो वो कौन सी तरंग है? तो ऑप्शन ए है अनुप्रस्थ तरंग, बी है अनुदैर्ध्य तरंग, सी है अनुप्रस्थ एंड अनुदैर्ध्य दोनों तरंग, या नॉन ऑफ दिस। तो ये जो तरंग उत्पन्न होती है वो तरंग होती है अनुप्रस्थ तरंग होती है। दिमाग में बैठा लीजिए, जो सितार का तार खींचने में तरंग उत्पन्न होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, यानी इसके लिए भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होगी। ये भी यही क्वेश्चन है इस साल के लिए। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन ये है कि तरंगे किसी स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती हैं। राशि x है, फिर से क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। तरंगे किसी स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती हैं। राशि x है, राशि x क्या है? द्रव्यमान है, वेग है कि तरंगदैर्घ्य है कि एनर्जी यानी कि ऊर्जा है? तो ये जो होती है तो ये तो एनर्जी ही ना है, ये तो लगभग सभी लोगों को पता होगा, ये ऊर्जा ही होती है। राशि एक्स क्या है? तो ये ऊर्जा है। उसके बाद ये क्वेश्चन तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया गया है कि
एकांक समय में पूर्ण होने वाले दोलनों की संख्या, कुल संख्या को क्या कहते हैं? एकांक समय में पूर्ण होने वाले दोलनों की कुल संख्या को कहते हैं, तो इसको कहते हैं जी, हम लोग आवृत्ति के नाम से इसे जानते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद है, ये भी क्वेश्चन एसआई यूनिट है, और ये एसआई यूनिट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तरंगदैर्घ्य का एसआई यूनिट क्या है, यानी कि तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक है, मीटर है कि सेंटीमीटर है कि मीटर पर सेकेंड है कि सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, मीटर। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मीटर हो जाएगा। उसके बाद हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में किस ध्वनि का तराज अधिक होगा? तराज किस ध्वनि का अधिक होगा? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, सितार या गिटार, इसका ही अधिक होता है। तो यही इसका सितार रहे या गिटार रहे, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप ऑप्शन ए पे टिक आउट करके आप अपना सही आंसर कर दीजिएगा। उसके बाद नंबर क्वेश्चन 10 देखते हैं कि त्वरण का कौन सा गुण प्रबलता को निर्धारित करता है? तो ये निर्धारित जो करता है वो करता है आवृत्ति ही इसके प्रबलता को निर्धारित करता है, त्वरण को भी। तो ये आवृत्ति है ना, फ्रीक्वेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए एग्जाम में और ये ऑप्शन रहे, तरंगदैर्घ्य रहे, आयाम रहे, आवर्तकाल रहे, आवृत्ति रहे, तो आपको कुछ दिमाग में नहीं आ रहा हो, मैं बात तब कर रहा हूँ जब आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा हो, तो आप तरंगदैर्घ्य के साथ आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑप्शन डी के साथ चले जाइएगा। ऑप्शन डी ही नहीं, आवृत्ति जिस ऑप्शन पे है उसके साथ जाइएगा। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, वही क्वेश्चन है कि तरंग का कौन सा गुण तरत्व को निर्धारित करता है? तो मैं आपको पहले ही बताया था कि ये निर्धारित तो करता है हमारा आवृत्ति ही, यानी कि फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एकल आवृत्ति की ध्वनि को कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके 50% चांस है कि इस साल रह सकता है, 50% नहीं भी है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को कहते हैं, एकल आवृत्ति की ध्वनि को हम कहते हैं जी शोर, टोन, शोर की स्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शोर कहते हैं। एकल आवृत्ति की ध्वनि को हम लोग शोर कहते हैं। और ये भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अप्रिय ध्वनि को कहते हैं, टोन कहते हैं, स्वर कहते हैं, शोर कहते हैं कि नन ऑफ दिस? तो इसका राइट आंसर बता दूं कि अप्रिय ध्वनि होगी तो उसको हम यही ना, इसको लॉजिक से याद रखिए कि हम कोई ज़्यादा मतलब बोलता है तो क्या करते हैं, या क्लास में कुछ हल्ला होता है तो हम क्या कहते हैं, ए भाई शोरगुल मत करो, तो वो अप्रिय ध्वनि हमारे लिए होती है, तो इसे हम शोर ही कहेंगे। तो ये तो आप लोग को अभी ही याद हो गया होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिध्वनि का कारण है, यानी कि कोई मान लीजिए कोई साउंड है और उसके आगे दीवार है, तो साउंड उस साइड बज रहा है और हम इस साइड हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा एक्चुअल में है नहीं, कि हमारे जिस साइड हमारा दीवार है उसी साइड से आवाज़ आ रही है। तो ये लाइट के एक ही फिनोमिना परावर्तन के कारण होता है, अपवर्तन जी नहीं होता है, ये ध्वनि का परावर्तन के कारण ही होता है। तो ये आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? यानी कि जो हमारा रिफ्लेक्शन है, परावर्तन है ध्वनि का, उसको सुनने के लिए स्रोत एंड श्रोता के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी ही चाहिए? 34.2, 15.2 या 12 मीटर या 17.2 मीटर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 17.2 मीटर, यानी कि 17.2 मीटर ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच की दूरी कम से कम। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में लगभग छप ही गया होगा मेरे अंदाज से। 17 नंबर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको भी अच्छी तरीके से देख लीजिए। दो ध्वनियों को स्पष्टता सुने जाने के लिए यह आवश्यक है कि उनके बीच न्यूनतम समय अंतराल, उसमें डिस्टेंस पूछ दिया गया था और इसमें समय पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आप
इसका आंसर जो हो जाएगा वो होगा बहुत ही कम माइक्रो सेकेंड में, यानी कि 0.1 सेकेंड दो ध्वनियों को स्पष्टता सुने जाने के लिए आवश्यक समय अंतराल है 0.1 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.1 सेकेंड। उसके बाद हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर जाए। और ये क्वेश्चन तो लगभग सभी कंपटीशन में पूछा जाता है कि सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है। तो ये जी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है कि 20 हर्ट्ज से 2,000 हर्ट्ज है कि 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है कि 200 हर्ट्ज से 2,000 हर्ट्ज है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। और मैं एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन डाल देता हूँ कि हर्ट्ज का एसआई यूनिट होता है वो होता है आपका सॉरी आवृत्ति का एसआई यूनिट होता है हर्ट्ज। तो इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा अच्छी तरीके से। 19 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं इसलिए ध्वनि से क्वेश्चन उठाया कि इसे भी मैंने देखा तो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सैम्पल पेपर में लगभग क्वेश्चन रहता ही है। ताकि देखिए, अब आप कहेंगे कि हमें सिर्फ वही क्वेश्चन बता दीजिए जो एग्जाम में पूछता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं ना है। क्वेश्चन तो हम सेट नहीं किया है, हम तो सिर्फ एक गेस ही ना कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन तो लड़ ही जाता है, और हर साल तो लगभग क्वेश्चन आधे से अधिक तो लड़ ही जाता है मैं जो इंपॉर्टेंट कराता हूँ। तो ये क्वेश्चन ये है कि 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं। 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को हम क्या कहते हैं। तो जो हम इसे कहते हैं वो कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को हम क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसको कहते हैं हम लोग अश्रव्य ध्वनि। तो इतना क्वेश्चन हम फिजिक्स का करा दिए। इसके बाद हम बायोलॉजी या केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये मेरा यकीन कीजिए ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको तो पता ही होगा हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स को कि मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, सैंपल पेपर या प्रैक्टिस क्वेश्चन भर भर के कराता हूँ। और सर सीवी रमन टैलेंट टेस्ट से जो भी इंफॉर्मेशन होती है या अपडेट होती है, जैसे एडमिट कार्ड हो गया, सैंपल क्वेश्चन कब रिलीज हो रहा है, ये सभी मैं आपको, मॉक टेस्ट हो गया, ये सभी जो कुछ होता है मैं आपको इस चैनल पे सबसे पहले देता हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लें। और ये रहे कुछ आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन। उससे पहले मैं आप लोगों के थोड़ा कमेंट देखता हूँ और उस कमेंट के रिप्लाई देता हूँ। देखिए, आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया मेरा मॉक टेस्ट ओपन नहीं हो रहा है। तो मैं बता दूं कि मॉक टेस्ट इसलिए ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि उन लोगों की वेबसाइट में कुछ इशू हो गया है। तो आपको इससे घबराने की बात नहीं है। आप एग्ज़ाम में बैठेंगे और आपके एग्ज़ाम में लगभग समय ही का है, 3 से 4-5 दिन है। तो आप लोग तैयारी पे फोकस कीजिए। अब आप मॉक टेस्ट को छोड़ दीजिए, वो मॉक टेस्ट ओपन होगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर ही देंगे। तो आपको घबराने की बात नहीं है, और नहीं होगा तो भी कुछ आपका जाने वाला नहीं है। आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो यह केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कैथोड किरणों पर आवेश की प्रकृति होती है। देखिए, किरणें 2 प्रकार की होती हैं, एनोड और एक होती है कैथोड। एनोड पर प्लस होता है और कैथोड पर मतलब नेगेटिव होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इस पर ऋण आवेश होती है। ये कैथोड किरणें ऋणावेशित प्रकृति की होती हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है इस पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, और देख लीजिए इसमें से लगभग हमारे ख्याल से 80% क्वेश्चन ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से हमने डाला है। इसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और नाभिक से ही सवाल रहेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम ले लीजिए। और आपके एग्जाम में इस मतलब जो हम क्वेश्चन लाए हैं इसमें से बहुत क्वेश्चन रहेंगे। तो आप इस क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं समझा भी दूंगा और आप समझ भी जाएंगे, और नहीं समझ में आए तो याद ही कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश है। आपको तो पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन माइनस होती है। तो माइनस है तो यानी कि एक चार्ज ली हुई है और एक को हम नहीं भी लिखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -1 हो जाएगा। और इसी का जो अपोजिट होता है वो होता है प्रोटॉन। आपको तो पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव, प्रोटॉन पर
प्लस एंड जो न्यूट्रॉन होती है उस पर कोई आवेश नहीं होता है, तो ये प्रोटॉन होती है, इस पर प्लस आवेश होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम एक को नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा +1। और भी आपके कोई माइंड में कोई इस एग्ज़ाम से रिलेटेड डाउट है तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। इसमें थोड़ा मिस टाइप हो गया है, बट आपको घबराने की बात नहीं है, मेरी आवाज़ को सुनिए। आपका चौथा क्वेश्चन है कि कैथोड किरणें किसका किरण पुंज है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैथोड किरणें ऋणात्मक होती हैं, तो आखिर ऋणात्मक कौन होती है। प्रोटॉन की बात करें तो ये तो प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये निगेटिव चार्ज का होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होती है। क्योंकि पांचवा क्वेश्चन है कि परमाणु का नाभिक होता है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। परमाणु का नाभिक क्या होता है, आपको पहले पता होना चाहिए कि परमाणु के नाभिक में होता क्या है। तो परमाणु के नाभिक में होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, आपके ये नाभिक में होते हैं। और आपको तो पता ही होगा कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है और प्रोटॉन पर प्लस होता है। तो आखिर में दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा क्या, प्लस ही बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, धनावेशित होती है। आप दिमाग में बैठा लीजिए कि परमाणु का जो नाभिक होता है वो केंद्र होता है, वो होता है धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाता है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की, आपको तो रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन याद ही होगा। वहीं जो उनका प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट था, उसी के द्वारा पता लगा था कि परमाणु का नाभिक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना है, और वो खाली लगभग नहीं, उसमें द्रव्यमान उसी जगह पे तो द्रव्यमान होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रदरफोर्ड जी ने हमारे परमाणु के नाभिक की खोज की थी। तो इसको भी आप अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ये आपके एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है कि अब लीजिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज भी आपको पता ही होना चाहिए। ये क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया, तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किए थे हमारे जे टॉमसन जी ने, जे टॉमसन। और आपको ये याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो आप कम एक बार देख लीजिए। उसके बाद मैं लास्ट वाले में आपको एक ट्रिक बता दूंगा, उसके बाद आप ये कभी भी नहीं भूल पाएंगे अपने लाइफ में। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कौन खोज करता है आप ये कभी नहीं भूल पाएंगे, जो मैं एक ट्रिक बताऊंगा। अभी आप एक दो क्वेश्चन देख लीजिए। प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया, प्रोटॉन का आविष्कार किया था हमारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड वही जो है प्रोटॉन का खोज किए थे। उसके बाद है न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो न्यूट्रॉन का खोज किए थे हमारे जेम्स चैडविक जी। और यहीं पे हम आपको ट्रिक भी बता देते हैं, एक मिनट रुकिए। इसका आंसर ऑप्शन ए, जेम्स चैडविक ने खोज की थी इसकी। अब आप वो ट्रिक सुन लीजिए। ट्रिक ये है देखिए, ईंट पर नाच। अब आप ये कहेंगे कि ये क्या लिख दीजिए, तो समझिए, ई मतलब इलेक्ट्रॉन हो जाता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है, समझ लीजिए आप। ई मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, टॉ मतलब टॉमसन होता है, यानी कि इसके खोज करता है जे टॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज करता कौन है, जे टॉमसन। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से टॉमसन। उसके बाद देखिए कि प्रोटॉन के खोज करता कौन है, पी से प्रोटॉन हो जाएगा, पी से आपका प्रोटॉन हो जाएगा, और आर से यानी कि रॉ से रदरफोर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, मैं फिर से इसको लिख दे रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, अच्छी तरीके से मैं आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलें। देखिए फॉर्मूला ये है कि ईंट पर नाच, ये आपका ट्रिक है, समझिए। ई से आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इसका खोज करता है कौन है, जी टॉमसन है, ये है रहा टी से टॉमसन। तो यही इस इलेक्ट्रॉन की ये खोज करता है। पी से आपका हो जाएगा प्रोटॉन, क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा, और इसके खोज करता कौन है, तो इसके खोज करता है हमारे रदरफोर्ड जी, ये रहा आपका रदरफोर्ड। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, रदरफोर्ड जी इसके खोज करता है प्रोटॉन की।
और 9 से न्यूट्रॉन। तो ये आपके सामने ये है ही, और इसके खोजकर्ता मैं आपको अभी बताया है कि इसके खोजकर्ता जेम्स चैडविक जी हैं। तो अब आपको तो ये ट्रिक दिमाग में बैठ ही गया होगा, और ये याद रखिएगा, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, या ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, पी से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, यानी कि रॉस से रदरफोर्ड, 9 से न्यूट्रॉन, 4 से चैडविक। समझ में आई हो गया। उसके बाद चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट ही है कि कैथोड किरणें से निकलने वाले ऋण आवेशित कणों को कहते हैं। देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार घुमाकर पूछा जा रहा है। हम इस क्वेश्चन को इसलिए डाले हैं ताकि आपको समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन को किस प्रकार घुमाया जाता है। कैथोड से निकलने वाले ऋण आवेशित कणों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपको तो क्लियर ही होना चाहिए कि ऋण आवेशित यानी कि ऋण की बात कर दिया तो ऋण तो हमारी होती है इलेक्ट्रॉन जी होती है। इलेक्ट्रॉन तो हमारी ऋण आवेशित होती हैं, तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। फिर से 11 नंबर क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन को किस प्रकार घुमाए हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कैथोड किरणें प्रवाह है, कैथोड किरणें प्रवाह है, कैथोड किरणें क्या प्रवाह है जी। तो ये तो हमारे होती हैं इलेक्ट्रॉन ही होती हैं कैथोड किरणें, और एनोड की बात करें तो वो प्लस हो जाती है यानी कि प्रोटॉन हो जाएगी। न्यूट्रॉन का आवेश पूछ दिया है, तो आपको तो पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित होती है, प्रोटॉन पर प्लस होता है, और बात करें न्यूट्रॉन की तो इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी 0, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमानों के कितना गुना होता है। तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको याद करना होगा। ये जो होती है कंपेरिजन करें तो ये होती है 1/2000, 1/2000 यानी कि 1/2000 के बराबर होती है, इतना गुना बड़ा होती है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पूछ दिया है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान से सवाल रहता ही रहता है। तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.11 इंटू 10⁻³ kg, यही इसका निरपेक्ष या कहें तो द्रव्यमान, सिंपल सा द्रव्यमान होता है। 15 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है। हाइड्रोजन में कौन सा कण नहीं होता है, प्रोटॉन नहीं होता है कि न्यूट्रॉन नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन नहीं होता है कि नन ऑफ दिस। तो इसमें जो कण नहीं होता है वो होता है आपका न्यूट्रॉन, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन जो कण है ये अनुपस्थित रहता है। तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को VBI कर लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण उपस्थित होते हैं, इसके नाभिक में कौन सा कण उपस्थित होता है। ये भी क्वेश्चन तो आपके बिहार बोर्ड में इस साल पूछा गया था, और हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी, यानी कि सर CV रमन टैलेंट सर्च टेस्ट साइंस में पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कक्ष होता है ये आपका परमाणु का कक्ष है। तो साइड में तो इलेक्ट्रॉन आपका चक्कर लगाता है इस प्रकार से। और बात करें हम इसके नाभिक, तो नाभिक में जो होता है वो होता है आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, जिस प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है इसलिए ये नाभिक पॉजिटिव होता है। तो बात करें इसका राइट आंसर की तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ये इसके नाभिक वाले कण हैं परमाणु के। 17 नंबर क्वेश्चन ये है कि रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन, मैंने इसको पहले भी जिक्र किया था कि इसको आप देख ही लीजिएगा। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। ये खोज है उत्तरदायी इसलिए है, ये परमाणु की खोज के लिए उत्तरदायी है, वेरी सॉरी, ये परमाणु के नाभिक के खोज के लिए उत्तरदायी है। मैं आपको पहले ही बताया था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। ये परमाणु के केंद्रक या नाभिक के खोज के लिए उत्तरदायित्व था, जो हमारे रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या निर्धारित करने वाला कण है, कि इसका द्रव्यमान संख्या जो निर्धारित करता है वो कौन सा कण है। तो जो ये निर्धारित करता है वो इलेक्ट्रॉन है कि न्यूट्रॉन है कि ए कण है कि बी कण है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो निर्धारित करता है हमारे न्यूट्रॉन जी हैं, यही निर्धारित करते हैं कि परमाणु का द्रव्यमान क्या होना चाहिए। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एकदम अलावा गोली क्वेश्चन पूछता है, आप ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन आता है। आप तो देख ही रहे होंगे कितना आसान क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए कि परमाणु के दूसरे कोष एल में अधिक से अधिक कितने परमाणु इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं।
दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ये आप याद कर लीजिए। मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, ट्रिक नहीं, ये इस प्रकार बनाया ही गया है। के एल एम और एक होता है एन। पहली कक्षा में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8 रख सकते हैं, तीसरी में 18 रख सकते हैं, चौथी में 36 रखते हैं। अब आप कहेंगे कि ये आप कैसे कर दिए, तो मैं बता रहा हूँ, इसका एक ट्रिक होता है, 2n² होता है, जहाँ n आपकी कक्षा है। कक्षा यानी कि पहला कक्षा होगा तो 1 मान रख दीजिएगा, दूसरा कक्षा होगा तो 2 रख दीजिएगा। यानी कि मान लीजिए हमारे को पहली कक्षा में रखना है, तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर, यानी कि हम पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। दूसरी में रखना है तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 गुणे 2 यानी कि 8, यानी कि हम दूसरी कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, पहली कक्षा में मैक्सिमम 2, तीसरी में 18 एम कक्षा में। और इसको के से स्टार्ट कीजिएगा, KLMN। तो हम बात करें इस कक्षा में, तो इस कक्षा में हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ये दूसरा कक्षा की जिक्र कर रहा है, तो हम इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इससे अधिक नहीं रख सकते हैं। और वहीं हम बात करें 20 नंबर क्वेश्चन में कि के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी रख सकते हैं, तो के में हम रख सकते हैं 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 से हम अधिक नहीं रख सकते हैं। और यही हम बात कर दे एम कक्षा की बात करते, क्वेश्चन पूछ देता है तो आप लोग इसका राइट आंसर बताते, 18 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम इस पर रख सकते थे। तो ये रहा आपके कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन। अब इसके बाद हम आपके क्वेश्चन लाते हैं, बायोलॉजी का क्वेश्चन रख गया है, वो भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम कुछ बायोलॉजी का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ बायोलॉजी का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छी तरीके से अपने माइंड में बैठा कर रख लीजिएगा सवाल को। मैं जो जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि एक तीव्र यानी कि प्रचंड रोग है, प्रचंड रोग कौन सा है जी, खांसी जुकाम की, एक्जिमा की, टीबी की, फिलोपाव। तो मैं आपको बता दूं कि जिसे आप लोग आसान कहते हैं खांसी जुकाम, ये उतना आसान नहीं होता है, ये बहुत ही तीव्र प्रचंड रोग है। तो इसलिए इससे बचने का प्रयास कीजिएगा और अच्छे से इलाज पहले करवा लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खांसी जुकाम। मैं आपके लिए इतना बेहद इंपॉर्टेंट, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कितनी बुरी बात है। 2 नंबर क्वेश्चन है, एक दीर्घकालिक रोग है, एक दीर्घकालिक रोग कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मलेरिया होता है ना, ये बहुत ही लंबे समय तक रहता है। तो मलेरिया जिससे हुआ हो आप उससे छुआछूत का भेदभाव रखिएगा ही, क्योंकि ये मलेरिया बहुत ही खतरनाक रोग होता है जी। 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि देखिए, ये जो आपके आम इधर उधर आपके जीवन में जो घटनाएं होती हैं, अधिकतर प्रयास किया जाता है कि उसी से सवाल किया जाए, आपसे ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ना किया जाए। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि एक संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग कौन है, तो ये जो आपका हैजा है ना, ये आपका संक्रामक रोग है। तो इसको दिमाग में रखिएगा, संक्रामक रोग, संक्रमण रोग एक विश्वव्यापी बीमारी है। ये जो विश्व में जो होता है वो मतलब विश्व में मतलब ये दुनिया भर में कहीं जाइएगा ये बीमारी होता ही हो। तो ये कौन सा बीमारी है जी, तो ये है आपका ऑप्शन डी, एड्स। एड्स जो बीमारी है ये विश्वव्यापी बीमारी है। 5 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया का रोगवाहक है। इसमें भी कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको आपको टिक करवा दूंगा। मलेरिया का रोगवाहक है, मलेरिया, तो ये देखिए आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसे आप VVI कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम से VVI बन जाता है। मक्खी है, मच्छर है, तिलचट्टा है, चूहा है, ये क्वेश्चन VVI है, 5 नंबर क्वेश्चन VVI है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है मच्छर। मच्छर, मलेरिया तो मच्छर के कारण होता है, ये तो आपको पता ही होगा, इसलिए ये सवाल पूछा जाएगा, समझे। 6 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया का कारक जीव है, मलेरिया का कारक जीव कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो होते हैं मच्छर, ये होते हैं प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम होते हैं ना, यही मलेरिया का कारक जीव है, प्लाज्मोडियम। अगर वो नहीं पूछा 5 नंबर क्वेश्चन तो ये तो जरूर पूछेगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का कारण है, मलेरिया रोग का क्या कारण है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो कारण है वो होता है प्रोटोजोआ, ये एक वायरस का नाम है प्रोटोजोआ, यही इस रोग का कारण है। देखिए देखें इस क्वेश्चन को किस किस घुमाकर प्रकार पूछ रहा है,
पेचिस का रोग कारक जीव है। पेचिस का रोग कारक जीव कौन है? तो पेचिस का रोग कारक जीव जीवाणु है, कवक है, कि विषाणु है, कि परजीव है। एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा कलर को चेंज कर लूँ, बहुत समय से इसी कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये रहा, मेरा कलर चेंज हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रजीव। प्रजीव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी प्रजीव इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है? तो मैं आपको बता दूं कि जब आप क्लास 7th या 8 में थे या 5 क्लास में थे तो आपको एक आयरन की गोली खिलाई जाती थी आपके एग्जाम में खाना खाने के बाद। तो वो कौन सी गोली थी और किस रोग के लिए खिलाई जाती थी? तो वो थी हमारी एनीमिया नामक बीमारी। और वो गोली कौन थी? तो आयरन के गोली। मास्टर साहब भी कहते हुए कि आयरन की गोली है, तो इससे कौन सी बीमारी नहीं होगी? तो आयरन की बीमारी जो होती है ये इस आयरन की कमी से होती है। तो आप आयरन का गोली खाया कीजिए अगर समय और अगर आपको ये रोग होता है तो। 10 नंबर क्वेश्चन है कि किस पोषक तत्व की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है? और ये क्वेश्चन की बात करें तो ये किस एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछ जाता है और किस साल नहीं पूछा जाता है? तो आप तो समझ ही गए होंगे ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक बार ऑप्शन दिखा देता हूँ। आयोडीन है, आयरन है, तांबा है, जस्ता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये लगभग सभी बच्चों को पता होगा, और जिन लोगों को पता नहीं हो वो इसको दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लीजिए कि इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो हमारा आयोडीन होने वाला है। आयोडीन से घेंघा रोग उत्पन्न होता है। और इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी घुमा दिया जा सकता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग जवाब देंगे घेंघा रोग। या सवाल आप लोगों के सामने 10 नंबर है कि किस पोषक तत्वों की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? और विटामिन की कमी से रोग न हो ये ना पूछे, ये तो हो ही नहीं सकता है कि विटामिन ए की कमी से कौन रोग होता है, बी की कमी से कौन सा रोग होता है, सी की कमी से कौन होता है, डी की कमी से कौन रोग होता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स कर लीजिएगा कि आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, ये मेरा वादा है। देखिए क्वेश्चन ये है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सी की कमी से रोग होता है सकर्वी। सकर्वी रोग होता है। तो इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। अब चलिए मैं आपको ट्रिक बता दूं कि कौन सी विटामिन से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो देखिएगा, विटामिन ए की कमी से जो रोग उत्पन्न होता है वो होता है, देखिए, रतौंधी। बी से बेरी, सी से सकर्वी, और जो डी से होता है वो होता है रिकेटस। ये जो रिकेटस बीमारी है ये विटामिन डी की कमी से होता है। और एनीमिया तो आपको पता ही है कि ये आयरन की कमी से होता है, ये आयरन की कमी से उत्पन्न होता है। और देखिए ट्रिक ये है, आपको ए से तो याद रखना होगा कि रतौंधी होता है। और देखिए बी से ब, यानी कि बी से बेरी, बी से बेरी, सी से सौ मतलब आधा सौ, सकरवी। सी से सकर्वी रोग हो जाएगा। तो ये तो आपको डी से रिकेटस, ये तो देखिए हम भी इंसान हैं, हमको कैसे याद हो गया है। आप भी प्रयास कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए हम भी तो घर में हैं, थोड़ा बहुत नॉइस या शोरगुल तो आता ही होगा, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बट आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आप क्वेश्चन पर दिमाग दीजिए और अच्छे से आप क्वेश्चन को याद कीजिए ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बता दिया कि बी से ब, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी से ब से क्या है जी? तो बेरी है, तो बी से बेरी, ए से रतौंधी, सी से सकर्वी, डी से रिकेटस। देखिए मैंने कहा था ना डी से रिकेटस, ये विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेटस। ये होगा विटामिन सी की कमी से, ये होगा विटामिन ए की कमी से, ये होगा विटामिन बी की कमी से। ये चाहेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देख लीजिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, बी की कमी से बेरी होता है, सी की कमी से सकर्वी रोग होता है, डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। और देख लीजिए मैं आपको ये बता इसलिए रहा हूँ, इस पर ज़्यादा फोकस इसलिए करवा रहा हूँ कि इससे सवाल रहेगा ही रहेगा। और आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ये 5-6 हैं जिसको आपको कन्फर्म करके सही आंसर कर लेना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एथेक्स नामक रोग किस प्रकार के रोग कारक के कारण उत्पन्न होता है? एथेक्स नामक रोग किस प्रकार के रोग कारक के कारण उत्पन्न होता है?
तो ये होता है, ये एक प्रकार का वायरस है, बैक्टीरिया, आप लोग नाम तो सुने ही होंगे, ये बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रोगवाहक कीट का, ऐसा जरूरी नहीं कि सब क्वेश्चन आपको याद ही हो, कुछ क्वेश्चन तो आपको याद करने ही होंगे, और याद नहीं हो रहा तो इस वीडियो को कृपया बैक करके एक बार देख लीजिए, फिर बैक करके देखिए, फिर बैक करके देखिए, आपको याद जरूर हो जाएगा। क्योंकि हम भी स्टूडेंट थे, अब हम थोड़ा सीनियर क्लास में चले गए हैं, लेकिन हम भी अभी एक स्टूडेंट ही हैं, हमें ऐसे ही याद हो जाता है। हम किसी भी वीडियो को देखते हैं, अगर याद नहीं होता है बैक करेंगे, अगर समय कम है तो उसको दुगुने स्पीड पे कर देंगे, आप ही डबल स्पीड पे करके देख सकते हैं, आपका समय बचेगा। 14 नंबर क्वेश्चन ये है कि रोगवाहक कीट का उदाहरण है। तो रोगवाहक कीट का उदाहरण बता दें आपको, ऑप्शन ए मक्खी भी है, तिलचट्टा भी है, मकर भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, एड्स होता है, एड्स किससे होता है जी? तो ऑप्शन ए है जीवाणु से, कि फफूंद से, कि विषाणु से, कि कृमि से। तो ये होता है जी आपका एक प्रकार का विषाणु है जिसे एड्स, ये AIDS होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कालाजार, ये एक प्रकार का बुखार ही है ना, है कि कालाजार उत्पन्न होता है। कालाजार किससे उत्पन्न होता है? तो ये एक प्रकार का वायरस ही है, लेशमानिया नाम का, जिससे कालाजार उत्पन्न होता है। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको इंपॉर्टेंट करा दूंगा और ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट कहते कहते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ ही गया। क्वेश्चन ये है कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? मानव में बैक्टीरिया से संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो इसका जो सबसे आम इलाज है वो आपका दवाई है कि एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ये बैक्टीरिया के संक्रमण का बहुत ही आम इलाज है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये तो क्वेश्चन VBI है ही, और ये एग्जाम में न पूछे ये भी नहीं हो सकता है कि टीका यानी कि वैक्सीनेशन का आविष्कार, इसका जो वैक्सीन बनाए थे वो सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक बनाए थे? तो ये तो सभी को बच्चों को स्कूल में भी हाईलाइट कराया जाता है कि इसको याद ही कर लीजिएगा। तो आपके ख्याल से आंसर क्या होगा हमें कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए अब हम बताते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। मियादी यानी कि टाइफाइड फीवर किस कारण होता है? मियादी ज्वर, टाइफाइड फीवर किस कारण होता है? तो मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रकार का जीवाणु होता है, जीवाणु। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, वायु द्वारा फैलने वाले रोग का कारण है। ये क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आपको तो पता ही होगा कि खांसी जुकाम, ये कोई पास में खांस दे तो हम उससे दूर जाना चाहते हैं, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा कि वो हमें दिखेगा नहीं, लेकिन वायु में फैलकर हम ये हो सकता है। तो इसका राइट आंसर वायु द्वारा फैलने वाला रोग है खांसी जुकाम। तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MVBI क्वेश्चन था, जिसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और कृपया इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, इससे सवाल रहेगा ही रहेगा। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आप हमने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी अच्छा एग्जाम में परफॉर्म करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।